नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए आयु वर्ग निश्चित किया गया है। तो फ्रेंड्स, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु निश्चित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान की धारा में यह उल्लिखित किया गया कि संविधान के लागू होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष की उम्र वाले सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ करा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है धारा 45 के अंतर्गत यह बात कही गई है कि 10 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष की उम्र वाले सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ करा दी जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग की नियुक्ति कब की थी? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग की नियुक्ति हुई थी। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संबंध में किस दार्शनिक या व्यक्ति का कथन है कि सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता है, प्राथमिक शिक्षा सार्वजनिकरण की समस्या का निसंदेह निर्णयात्मक महत्व है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है S चक्रवर्ती के द्वारा यह कथन कहा गया है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये आया हुआ प्रश्न है। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बुनियादी शिक्षा के जनक हैं। तो फ्रेंड्स, बुनियादी शिक्षा के जनक महात्मा गांधी हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्धा योजना के जनक हैं। तो फ्रेंड्स, वर्धा योजना के जनक महात्मा गांधी हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक गांव में ग्राम शिक्षा समिति गठित है, इस समिति का दायित्व है? तो फ्रेंड्स, इस समिति का दायित्व है विद्यालय के विकास की योजना बनाना। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है फ्रॉवेल किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई। तो फ्रेंड, बाल अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवंबर 1989 को की गई। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह कथन अरस्तु का है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूसे के अनुसार विद्यालय में अनुशासन का स्वरूप होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है आत्मानुशासन होना चाहिए। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीवा सपने के लेखक थे। तो फ्रेंड्स, दीवा सपने के लेखक गिजुबाई थे। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा नीति में शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संपूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में एक रूपता लाने पर बल दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ओके, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार इस उद्यान में बालक पौधे, पाठशाला, बगीचा तथा शिक्षक माली होता है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है फ्रॉवेल के अनुसार यह कथन कहा गया है। फ्रेंड्स, ये भी कथन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही होगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी रोग होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि समग्र नामांकन की समस्या समाधान के लिए अभिभावकों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा, जो कि शिक्षा की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता को सिद्ध करने पर ही संभव है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है
प्रोफेसर SK दुबे। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो कथन है ये परीक्षाओं में एक या दो कथन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है? तो फ्रेंड्स रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हस्तकला शिक्षा पर किसने बल दिया है? तो फ्रेंड्स हस्तकला आधारित शिक्षा पर बल महात्मा गांधी ने दिया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसका कथन है किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधान सभाओं, न्यायालयों और कारखानों में नहीं वरन विद्यालयों में होता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है बालकृष्ण जोशी के द्वारा यह कहा गया है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों और कारखानों में नहीं वरन विद्यालय में होता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, किसका कथन है औपचारिक शिक्षा अर्थात विद्यालय शिक्षाओं से वंचित बालकों के लिए विकल्प के रूप में प्रस्तुत शिक्षण व्यवस्था ही वैकल्पिक शिक्षा कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है प्रोफेसर SK दुबे के द्वारा यह कथन कहा गया है कि औपचारिक शिक्षा अर्थात विद्यालय शिक्षाओं से वंचित बालकों के लिए विकल्प के रूप में प्रस्तुत शिक्षण व्यवस्था ही वैकल्पिक शिक्षा कहलाती है। ओके, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो छात्र एवं मनुष्य के शरीर एवं मन का सर्वोत्कृष्ट विकास करें। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स ये कथन महात्मा गांधी का है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंचपदी प्रणाली के जनक हैं? तो फ्रेंड्स पंचपदी प्रणाली के जनक हर्बर्ट हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, कथन है शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपनी अंतर्निहित शक्तियों को प्रकाशित करता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है फ्रॉवेल का। ओके, ये कथन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेयजल में आर्सेनिक होने से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स पेयजल में आर्सेनिक होने से कैंसर एवं स्नायु रोग होता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेयजल में फ्लोराइड होने से क्या होता है? तो फ्रेंड्स पेयजल में फ्लोराइड होने से दांतों पर नीले धब्बे पड़ जाते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य नीति से सहायता प्राप्त करने या शिक्षा में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा? तो फ्रेंड्स यह धारा 29(2) में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा ऐसे विश्वसनीय ज्ञान की विधियों का शिक्षण तथा सीखना है जो जनसंख्या के स्वरूप तथा जनसंख्या परिवर्तन के माननीय परिणामों की खोज करती है। यह कथन है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है मसी आल्स के द्वारा यह कथन कहा गया है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवसायीकरण शब्द समाज के उन दायित्वों एवं वर्गों की समूह से है जिसे व्यवसाय विशेष का नाम दिया जाता है जो समाज एवं उसके सदस्यों के लिए कल्याणकारी होता है। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन श्रीमती RK शर्मा का है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गांधी दर्शन नहीं है? तो फ्रेंड्स गांधी दर्शन नहीं है, इसका उत्तर होगा रटकर सीखना। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है? तो फ्रेंड्स क्रिया द्वारा सीखने पर बल जॉन डेवी के द्वारा दिया गया है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है मॉन्टेसरी प्रणाली में पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ओके, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानवीय संसाधन है? तो फ्रेंड्स मानवीय संसाधन शिक्षण, छात्र, समुदाय है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, भौतिक संसाधन है? तो फ्रेंड्स भौतिक संसाधन सैंपट, शौचालय,
पेयजल एवं पुस्तकालय। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिएगा देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, तो फ्रेंड्स वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। ओके, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है नॉन फॉर्मल शिक्षा है, तो फ्रेंड्स नॉन फॉर्मल शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग है, तो फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है भूमंडलीय ताप। ओके, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है उभरते समाज के मुद्दे हैं, तो फ्रेंड्स उभरते समाज के मुद्दे सामाजिक कुरीतियाँ, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उभरते समाज के मुद्दे सामाजिक कुरीतियाँ, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा दोनों। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है नवाचारी शिक्षा का उद्देश्य है, तो फ्रेंड्स नवाचारी शिक्षा का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, गुणात्मक सुधार। ओके, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा दोनों, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ड्राफ्ट आउट बच्चे वे हैं जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं, उन्हें ड्राफ्ट आउट बच्चे कहते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि आपके विद्यालय के बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है खेल विधि द्वारा शिक्षा देंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो फ्रेंड्स ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है, तो फ्रेंड्स ग्राम शिक्षा समिति का सचिव प्रधानाध्यापक होता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सामुदायिक सहभागिता का अर्थ है, तो फ्रेंड्स सामुदायिक सहभागिता का अर्थ है समाज के प्रत्येक लोगों का भागीदारी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 100% उपस्थिति एवं ठहराव के लिए आप क्या करेंगे, तो फ्रेंड 100% उपस्थिति एवं ठहराव के लिए खेल विधि द्वारा शिक्षा देंगे, गतिविधि आधारित शिक्षा देंगे, अभिभावकों से मिलेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किसका कथन है आंतरिक दबाव का आशय समाज में घटित उन घटनाओं से है जो समाज कल्याण हेतु सामाजिक परिवर्तन में सहायता करती है तथा समाज की संरचना का नवीन स्वरूप प्रदान करती है, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है प्रोफेसर एस.के. दुबे। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में नैतिक मूल्य है, तो फ्रेंड्स नैतिक मूल्य आत्मनिर्भरता एवं श्रमनिष्ठा, सत्यता एवं परोपकार, दया तथा अहिंसा, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दूरस्थ शिक्षा का संसाधन है, तो फ्रेंड्स दूरस्थ शिक्षा का संसाधन रेडियो एवं टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा सभी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है वैकल्पिक शिक्षा के अंतर्गत किन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो फ्रेंड्स वैकल्पिक शिक्षा के अंतर्गत ड्राफ्ट आउट बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, तो फ्रेंड्स अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र परिवार होता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।